प्रिय मित्रों, नमस्कार। चिकित्सा संबंधी आम विषयों पर जन जागरण के लिए जानकारी पब्लिक अवेयरनेस की श्रृंखला के तहत आज मैं आप लोगों से डायबिटीज़ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 नवंबर है और ये काफ़ी उपयुक्त समय भी है आज का दिन डायबिटीज़ पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग सारे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की परिकल्पना और इसकी शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि डायबिटीज़ जैसी जो एक बहुत ही एक विकट समस्या जो पूरे विश्व में है, उसके ऊपर लोगों को एक जन जागरण का अभियान चलाया जाए, जिससे कि डायबिटीज़ के विभिन्न पहलुओं से आम लोगों को परिचित कराया जाए, जिससे डायबिटीज़ के प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, इन सब के बारे में लोगों को आम जानकारी मिले, जिससे कि डायबिटीज़ से आक्रांत होने पर भी वे एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें और ऐसे कुछ मेजर्स ले सकें जो कि डायबिटीज़ से उनको बचा सके। तो इन्हीं सब उद्देश्य को नज़र में रखते हुए इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की परिकल्पना की गई थी। और आज ये बहुत उपयुक्त समय है कि हम लोग आज इस विषय पर डायबिटीज़ की चर्चा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है और ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ की श्रेणी में आती है। मतलब शरीर के पाचन और इंटरनल मैकेनिज़्म जो है हमारे शरीर के ग्लूकोज के और अन्य चीज़ों के जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बीमारी है, उसके संबंध में डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ मुख्यतया मेन कारण जानते ही हैं आप लोग, डायबिटीज़ बीमारी में हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और शुगर की मात्रा रक्त में अधिक एक सामान्य जो मात्रा होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसके फिर अनेकों दुष्परिणाम होते हैं। कुछ दुष्परिणाम तो तत्काल में नज़र आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगर मात्रा शुगर की बढ़ गई तो जिसको हम लोग एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो डायबिटीज़ के होते हैं। और अगर बहुत सालों से अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहा, आपके शुगर की मात्रा आपके खून में अनियंत्रित रही, तो बहुत सारी क्रॉनिक जटिलताएं, जिसको हम लोग क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होने का काफ़ी संभावना रहता है, होने की संभावना रहती है। और ये डायबिटीज़ की क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे अपने आगे के बातचीत में, और जो सभी लगभग आवश्यक अंगों को नष्ट करती है कालांतर में जाके, अगर हमने अच्छी तरह इनको कंट्रोल ना किया तो डायबिटीज़ मुख्यतया शुगर की अधिकता के चलते है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन है, जो कि एक ग्रंथि हमारे शरीर में पेट के ऊपर वाले भाग में और पेट और छोटी आंत के पीछे वाले हिस्से में एक पत्ते के आकार की एक ग्रंथि है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। उससे इसका स्राव होता है और पैंक्रियाज से इसका स्राव होने के बाद ये हार्मोन रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको उन तक पहुंचता है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है इस हार्मोन का, वो कि जो भी ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, वो या तो खाने से ले या हमारे शरीर में स्वतः जो लीवर के द्वारा बनाया गया ग्लूकोज होता है, उसको हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए पहुंचाने का माध्यम है। यानी कि ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज को कैसे यूज़ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, उसमें इस हार्मोन इंसुलिन का बहुत ही मुख्य योगदान है। और जिन व्यक्ति में किसी कारणवश अगर इंसुलिन की मात्रा का कम होता है तो उसमें शुगर, उनके खून में उनके शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है और उनमें डायबिटीज़ के सारे लक्षण परिलक्षित होने लग जाते हैं और वो फिर उसकी जटिलताओं में भी चले जा सकते हैं।
शुगर हम लोगों के शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हर एक शरीर के जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनको अपना कार्य करने के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। ग्लूकोज ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्लूकोज तभी यूटिलाइज हो पाएगा, तभी यूज़ हो पाएगा जब उसे इंसुलिन की उचित मात्रा मिलेगी। तो इंसुलिन ही वो समझिए कि वो कुंजी है जिसके चलते वो हमारा ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम अपना दैनंदिन काम जो है कर पाते हैं। खासकर और सब शरीर के अन्य अंगों को तो जो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे ब्रेन को तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। और उसके ब्रेन का तो मुख्य सोर्स जो है एनर्जी प्रोडक्शन का वो ग्लूकोज ही है। तो उसको इस मात्रा में, अधिक मात्रा में ग्लूकोज चाहिए ही। और ये डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के चलते होता है। और ये डायबिटीज़ के अनेकों प्रकार भी होते हैं। जो आपने सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और भी अन्य तरह के डायबिटीज़ है। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। दुनिया में अधिकतर अभी थोड़ी सी मैंने संख्या के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें तो डायबिटीज़ अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि गैर संचारी बीमारी, यानी कि जो बीमारियां इन्फेक्शन के अलावा होती हैं, उन सब बीमारियों में देखा जाए तो डायबिटीज़ पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अभी वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व में 500 बिलियन, आप जानते ही हैं बिलियन लगभग 1000 मिलियन का होता है, लगभग 500 बिलियन पीपल जो है, लोग जो हैं इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष में तो ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है। और हम लोग को अभी डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, चूँकि इतनी ज़्यादा संख्या हम लोग के डायबिटीज़ पॉपुलेशन हम लोग के देश में है। और भारतवर्ष में ऐसा मैंने स्टैटिस्टिक्स के द्वारा देखा गया है कि प्रत्येक 10 में एक व्यक्ति डायबिटीज़ रोग से ग्रसित है। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और ये संख्या और भी जुड़ जाती है, और ज़्यादा इसकी संख्या इसलिए भी हो जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अनडायग्नोस्ड पड़े हुए हैं। इतने ही लोग, जितने संख्या डायग्नोज हो चुके हैं, उतनी ही संख्या लगभग ऐसे लोगों की है जिनको डायबिटीज़ है तो, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हो पाया, वो अभी अपने चिकित्सक के पास नहीं पहुंचे हैं, या उनमें अभी सिम्टम इतना ज़्यादा उभर कर नहीं आ पाया कि वो विवश होकर अपने चिकित्सक के पास जाएं जो उनका डायग्नोसिस हो जाए। तो ऐसे जो चुपचाप जो है, जिनको नहीं जानकारी में है, वैसे भी डायबिटीज़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है। अब आपके दिमाग में आता हो कि साधारण आदमी समझे कैसे कि हम ये डायबिटीज़ हमको हुआ है कि नहीं हुआ है। डायबिटीज़ अभी थोड़ी सी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइप के बारे में, तो मुख्यतया अभी जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तादाद जो है, लगभग 90 से 95% तक जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस हैं वो टाइप 2 के हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं वो वयस्कों में होने वाली डायबिटीज़ है। हालांकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, और छोटे बच्चों और एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी ये दूसरे तीसरे दशकों में भी अब मिलने लग गया है टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस भी। लेकिन मुख्यतः ये एडल्ट पॉपुलेशन में ये डायबिटीज़ होता है। और इसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो सिक्रीट होती है, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन बनता तो है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं होता है कि वो ग्लूकोज हमारे शरीर में हमारे डाइट के द्वारा गए हुए ग्लूकोज, या हमारा शरीर जो आंतरिक रूप से जो ग्लूकोज को बनाता है उसके पाचन को भली भांति कर सके, उतना उसकी मात्रा उसका नहीं सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, जो कि जिसकी तादाद थोड़ी कम है, मात्र 5% के लगभग है पूरे विश्व में, वो बहुत कम एज में बच्चों में पाई जाती है। लगभग 5-6 साल की एज आते आते उनमें ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण शुरू हो जाते हैं। और बच्चे लोग जो है उसमें आक्रांत होते हैं अधिकतर। और इस टाइप 1 डायबिटीज़ में व्यक्ति के अपने शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन लगभग नहीं के बराबर होता है।
तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर, जीवन पर्यंत उनको बाहर से इंसुलिन लेकर अपने को स्वस्थ रखना पड़ता है, यानी कि वे इंसुलिन के ऊपर निर्भर थे। इसलिए एक दूसरा नाम इन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जो कि जिसमें एक इंसुलिन पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो, एकदम बिना जिसके काम ना चल सके, वो टाइप 1 डायबिटीज़। और ऐसे व्यक्ति जिनमें इंसुलिन की मात्रा उनके शरीर में निकल रही है लेकिन उतना यथेष्ट नहीं है कि काम कर सके, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये दोनों तो टाइप हो गया डायबिटीज़ का। और आप सभी जानते ही हैं कि इसके लक्षण, कॉमन लक्षण जो हैं कि एक खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर हम लोग ज़्यादा आबादी इसी टाइप 2 डायबिटीज़ की है। तो ऐसे व्यक्ति में उनका जो है प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है, वज़न धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और उनको बेचैनी थोड़ी सी लगने लगती है। किसी चीज़ में मूड स्विंग हो सकता है उनका, आँखों की थोड़ी रोशनी, आँख में ब्लड विजन जो बोलते हैं वो ये हो सकता है उनको। और एक लेथार्जिक, हमेशा से एक सुस्ती का भाव रहता है। किसी काम में उनको लैक ऑफ एनर्जी का यानी ऊर्जा नहीं मिल पाती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम इस डायबिटीज़ में होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब इन सब शिकायतों के साथ अपने चिकित्सक के पास जाते हैं तो उनको चिकित्सक उनके ब्लड की और यूरिन की और कुछ अन्य टेस्ट भी करवाते हैं और उससे साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। फिर उनका जो उपचार है वो संभव होता है। तो ये तो उसके डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अगर और इसकी कैसे हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डॉक्टर के पास जब भी व्यक्ति पहुंचता है इन सारे लक्षणों को, तो डॉक्टर 2-3 तरह से इसके साबित कर सकते हैं। एक सामान्य लोगों के रक्त में जो शुगर की मात्रा होनी चाहिए उसका एक स्टैंडर्डाइज लिमिट तय किया गया है अपने एपिडेमियोलॉजी के आधार पर, जिससे ऊपर अगर मात्रा मिलती है तब हम लोग शक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो अगर खाली पेट में रात भर उपवास के बाद, रात्रि भोजन के बाद अगर सवेरे तक आपने अगर कुछ न लिया हो और तब आपका ब्लड खींचकर उसमें शुगर की मात्रा अगर निर्धारित किया जाता है और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ का संदेह, आपको डायबिटीज़ है। और उसी तरह खाना खाने के 2 घंटे बाद जो लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि भोजन के 2 घंटे के उपरांत जो ब्लड लेते हैं उसमें अगर 180 या 200 से ऊपर अगर चला जाता है तब भी हम लोग डायबिटीज़ बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ है। नॉर्मल मात्रा से, जैसे फास्टिंग में 110 से नीचे होना चाहिए और खाने के बाद जो है 180 से नीचे होना चाहिए। तो 110 और 126 के बीच वाला फास्टिंग का और 180-200 के बीच वाला जो व्यक्ति है उसमें हम लोग इनको सस्पिशस में रख सकते हैं कि इन लोगों को अभी डायबिटीज़ हम लोग लेवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में इनको डायबिटीज़, फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग हिदायत देते हैं कि आप अपने खान पान या जो भी है उसमें नियंत्रण करके आप इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस हम लोग ब्लड टेस्ट से, यूरिन में ही अगर खून में अगर शुगर की मात्रा, बहुत ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जब 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई तो वो आपके यूरिन में भी, वो आपके किडनी से छनकर आपके पेशाब में भी शुगर आना शुरू हो जाता है। तो पेशाब में भी जांच करके आपको बताया जा सकता है कि आपके पेशाब में शुगर आना शुरू हुआ है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये सब और भी अनेकों नए जो एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c है जो जिसकी मात्रा निर्धारण ये करती है कि आपका डायबिटीज़ पिछले 3 महीनों में कैसा था। तो उसकी मात्रा से भी एक डायबिटीज़ की डायग्नोसिस भी हम लोग कर सकते हैं और बाद में ट्रीटमेंट के दरमियान आपका कंट्रोल किस तरह का चल रहा है, डायबिटीज़ आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी निर्धारण हम लोग ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में हम लोग संक्षिप्त में HbA1c बोलते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, बल्कि डायबिटीज़ को कहा जाए तो एक बीमारी है नहीं, डायबिटीज़ एक बीमारियों का एक समूह है। और डायबिटीज़ चूँकि
किसी एक अंग को नहीं, ये अनेकों अंग को ये करती है, अफेक्ट करती है, जिसके दुष्प्रभाव अनेकों अंग में होते हैं। इसलिए जब डायबिटीज़ के मरीज़ अपने चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक उनकी शुगर की मात्रा तो निर्धारित करके उनको डायबिटीज़ डायग्नोज करके उसका उपचार तो शुरू करते हैं। साथ ही साथ चिकित्सक ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इनके बढ़े हुए शुगर के चलते इनको कोई इनके किसी वाइटल अंग में परेशानी कुछ हुई है कि नहीं हुई है। तो उसमें जो हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ के जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस जो जटिलताएँ होती है, विशेषकर ये डायबिटीज़ जो छोटी और बड़ी खून की नलिकाएं हैं उनको अफेक्ट करती है। और डायबिटीज़ में हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल, शरीर में लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है, जो हम लोग जानते हैं, आप नाम आपने सुना ही होगा, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब है, जिसमें कि HDL हम लोग जानते हैं कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि जिनको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है, आपके रक्त नलिकाओं का जो उसमें जो थक्का का जमाव होता है उसको बनने से रोकता है, तो इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दूसरा एक बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग बोलते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, यह जिसकी मात्रा अगर ज़्यादा रहे तो आप में वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, यानी कि आपके खून की नलिकाओं में थक्का जमने का चांस ज़्यादा रहता है। और यही थक्का अगर धीरे धीरे बनता चला जाता है तो आपके खून की नलिकाओं का जो अंदरूनी जो छेद है, जिसके थ्रू आपका ब्लड का प्रवाह होना है, वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको जो खून की नलिकाएं जिन जिन अंगों को सप्लाई करती है, वो इतना कम सप्लाई होने लग जाता है कि उस अंग में विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर ये आपके हार्ट की नलिकाओं में अगर इस तरह का एथ्रोमेटस प्लेक बनना शुरू हो जाए तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपने सुना ही होगा। हार्ट को सप्लाई करने वाली नली को हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और कोरोनरी आर्टरी में अगर इस तरह का थक्का बनना शुरू हो गया और कालांतर में जाके अगर पूरा खून का वो जो नली है वो जाम हो गया, तो हार्ट का जो हिस्सा, जितने हिस्से को वो खून सप्लाई करती थी, वो हिस्सा हार्ट का नष्ट हो जाता है, जिसके चलते हम लोगों को हार्ट अटैक आती है। आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें कि मरीज़ को छाती में दर्द होता है और उनको फीलिंग होती है कि हम सिंक कर रहे हैं, पसीना होने लग जाता है, सांस फूल सकती है। और उसके जो एक्यूट हार्ट अटैक जो होता है उसके बहुत सारे अपने ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसमें 50% लोगों को घंटे 2 घंटे के अंदर डेथ होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि उसमें हार्ट की धड़कन की विकृतियाँ आ जाती हैं, जिसके चलते उनका सडन डेथ भी हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर हो गया तो इस तरह का होता है। अगर वही हमारे अगर ब्रेन को सप्लाई करने वाली खून की नली में अगर हो जाए तो फिर हम लोग को सेरेब्रल स्ट्रोक हो सकता है, जैसे आप जानते ही हैं पैरालिसिस का, ये एक साइड का लकवा मार के पेशेंट बहुत आते हैं, उनमें इसी के चलते हो जाता है। एथ्रोमेटस प्लेक सेरेब्रल आर्टरी में बना और ब्लड का सप्लाई बंद हो गया, आदमी को लकवा हो जाता है। उसी तरह अगर आपके पैरों या हाथ की नली में भी अगर इस तरह हो जाए तो आपके पैर का खून का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है। और अनेकों केस ऐसे मिलते हैं डायबिटीज़ के केसेस में, जो कि कालांतर में इस तरह का दुर्घटना होने के बाद जो है उनका पैरों में सड़न शुरू हो जाता है और लाचार होकर चिकित्सक को, सर्जन को रेफ़र करना पड़ता है, जिसमें कि उनको जान बचाने के लिए कभी कभी पैरों को काटना पड़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, मतलब रोड से दुर्घटना में पैर कटने की संख्या जितनी है, उसके बाद द्वितीय स्थान पर वही लोग आते हैं। पैर कटने का जो केसेस है द्वितीय स्थान में डायबिटीज़ के चलते ही होता है। डायबिटीज़ के चलते जो लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन यानी पैरों का कटाव जो करना पड़ जाता है वो है। तो विकलांगता का बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ भी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक डायबिटीज़ की जानकारी सबके लिए है और इसका नियंत्रण कितना आवश्यक है। उसी तरह अंधापन का प्रमुख कारण डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के चलते आँखों में जो सप्लाई करने वाली पतली खून की नलिकाएं होती है उसमें उसके चेंजेस शुरू हो जाता है, जिसके चलते एक बीमारी है जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसके चलते कालांतर में अंधापन हो सकता है।
इसीलिए सलाह दी जाती है कि प्रत्येक वर्ष डायबिटीज़ मरीजों को एक बार अपने चक्षु रोग विशेषज्ञ आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपने आँखों की जरूर जांच कराएं। वे देखेंगे कि आप में उन डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के लक्षण हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उनका समुचित इलाज शुरू से ही अर्ली स्टेज में शुरू किया जाए, जिससे कि आप में अंधापन आगे न बढ़े। तो ये सब है। किडनी, आप सभी जानते हैं कि अभी जो इतनी तादाद बढ़ गई है किडनी के केसेस की, रीनल फेलियर, किडनी का फेल हो जाना। आपने सुना होगा, बहुत सारे मरीज़ सुनते होंगे अगल बगल में किसी का इनका किडनी फेल कर गया और उनको लाचार होकर बार बार सप्ताह में 2 बार उनको डायलिसिस मशीन से अपने खून को साफ़ कराना पड़ता है। और बहुतों को तो फिर रीनल ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी बदलवाने की नौबत आ जाती है जीवित रहने के लिए। तो ये भी डायबिटीज़ के ही चलते हैं। और डायबिटीज़ का किडनी पर असर जो है, डायबिटिक किडनी डिजीज़ के चलते इतने सारे रीनल फेलियर के केसेस होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। रीनल फेलियर का डायबिटीज़ एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और भी है, पुरुषों में नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। और भी जैसे इन्फेक्शन, डायबिटीज़ अगर आपने कंट्रोल ना किया तो आपके शरीर में इन्फेक्शन होने की, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं हम लोग, आपके चमड़ों पर या आपकी मांसपेशियों में कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। खासकर आपके गम्स, जो आपके जबड़े हैं, गम का इन्फेक्शन, दांतों का इन्फेक्शन जो है बराबर होने लगता है डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और आपने देखा हो कि बड़े पीठ के पीछे बड़े बड़े घाव, अनेक मुंह वाले छिद्र वाले घाव हो जाते हैं, जिसे कार्बंकल कहते हैं, जिसको इलाज सर्जन के द्वारा किया जाता है। साथ साथ फिजिशियन जो है इंसुलिन या अन्य दवाइयों से शुगर नियंत्रण करते हैं और सर्जन उनको उनके चीड़ा लगा के उनकी उचित साफ सफाई करते हैं। तब फिर कालांतर में ये घाव भरता है कार्बंकल। तो और गैंग्रीन का मैंने चर्चा किया ही पहले कि उसमें गैंग्रीन में भी इन्फेक्शन का भी उसमें हिस्सा रहता है। खून का नली तो अवरुद्ध होता ही है, लेकिन इन्फेक्शन का भी रहता है। फिर स्नायु तंत्र की विकार भी उत्पन्न है, नर्व, जिसके चलते हमारे शरीर से सेंसेशन, ठंडे का, गर्मी का, दबाव का, कंपन का, इन सब का एहसास जिस अंग के द्वारा होता है उसके हम लोग नर्व बोलते हैं, स्नायु तंत्र हिंदी में बोलते हैं। तो उस स्नायु तंत्र में भी डायबिटीज़ अगर आपने अच्छा से कंट्रोल न किया तो स्नायु तंत्र में भी विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। आपने बहुत लोगों को डायबिटीज़ के मरीजों को कहते हुए सुना होगा, पैर में झुनझुनी हो रहा है, पैर में चमक जाता है, कभी पैर में लगता है कि जलन हो रहा है, इस तरह का लक्षण आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा। ये सभी सारे लक्षण जो हैं ये डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। तो ये सब बहुत जटिलताएं जो हैं, ये बड़े और छोटे दोनों तरह की रक्त नलिकाओं में डायबिटीज़ के चलते जो विकार उत्पन्न होता है, उसके चलते ये सारे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के होते हैं। अभी लीवर की बीमारियां, लीवर में आपने बहुत, जो भी लोग अभी डायबिटीज़ के मरीजों का अभी किसी कारणवश अगर आपने अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कराया पेट का, तो वहाँ से रिपोर्ट मिलता है कि इनको लीवर में फैट जमा हो गया है। तो एक फैटी लीवर डिजीज़ जो है डायबिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। अगर अच्छा से डायबिटीज़ कंट्रोल ना है तो लीवर में फ़ैट जमने की संभावना काफ़ी हो जाती है। और अगर इसी तरह इसका इलाज न किया जाए अपने दवाइयों के द्वारा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और शुगर को नियंत्रित रख के, तो फिर ये बढ़ते जाता है और अंत में याद जाके ये इसका फैटी लीवर का ग्रेड बढ़ता चला जाता है। बाद में ये लोग सिरोसिस लीवर में भी तब्दील हो सकते हैं, जो कि काफ़ी भयावह स्थिति है। सिरोसिस लीवर एक ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल डिजीज़ है और लाइफ लॉन्ग आपको ट्रीटमेंट पर रहना पड़ सकता है। कभी कभी इसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ जाता है। तो ये सभी जटिलताएं जो हैं सिर्फ डायबिटीज़ के, तो इसलिए डायबिटीज़, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं बल्कि अनेकों बीमारियों का समूह है। इसलिए आपको अपने डायबिटीज़ का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट तो जो भी हो, ट्रीटमेंट जो हो, वो ट्रीटमेंट तो आपके चिकित्सक करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या ज़रूरत है आपके लिए, कौन सी दवाइयाँ ज़रूरी है और क्या करना नहीं करना है। लेकिन डायबिटीज़ में डायबिटीज़ की चिकित्सा, आप अपने इलाज में कितना सफल होते हैं डायबिटीज़ के केसेस में, ये आधा आपके हाथ में, बल्कि आधा से भी अधिक
एक मरीजों के हाथ में ही रहता है कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके और अपने चिकित्सक के निर्देशों का कितना पालन करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपका डायबिटीज़ कितना अच्छा नियंत्रित रहेगा और आप में आगे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, ये आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है। चिकित्सक तो आपके रिपोर्ट्स को देख के आपको समझा सकते हैं, आपकी दवाइयाँ दे सकते हैं, आपके दवाइयों के डोज को, आपके शुगर की मात्रा के देखते हुए उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली, अपने जो आपके जीवन शैली में जो बदलाव लाना चाहिए, जो पॉजिटिव बदलाव है वो आपको लाना है, और उसके लिए आपको एक अच्छी एक गंभीर इच्छा शक्ति लेकर, आपको संकल्प लेकर अपने आगे की जीवन को उस तरह से जीना पड़ेगा, तभी आप इस जटिल बीमारी से लड़ पाएंगे। अच्छा, डायबिटीज़ होता क्यों है, ये तो मैंने प्रकार बता दिया। डायबिटीज़ के कारण अभी भी बहुत सारे स्पष्ट नहीं हैं। अनेकों केस में कभी कभी ये जेनेटिक भी है, जीन का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, और जीन के साथ साथ लेकिन महत्वपूर्ण बात है जेनेटिक, हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, खासकर साउथ एशिया के कंट्री, और जैसे कि हम लोग भारतवर्ष हुआ, चाइना हुआ, और भी जो नज़दीक के देश हैं, उन सब में हम लोग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है, जीन का इस तरह का है कि हम लोग ग्लूकोज के पाचन को बहुत हद तक, ग्लूकोज में आने वाली गड़बड़ियों को उतना बहुत देर तक सहन नहीं कर पाते हैं और डायबिटीज़ के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। एक तो हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं, लेकिन दूसरी बात है कि वातावरण, आपने कैसे वातावरण में अपने को रखा है। अगर आपने उस तरह का वातावरण बना दिया कि हमारे जीन को और प्रकट होने का मौका दे दिया अपने फॉल्टी लाइफस्टाइल से, अपनी खराब जीवन शैली से, अब आपको जो नहीं खाना है आप वो खाते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जैसा रहना है आपको, जैसा जीवन जीना है वैसा आप नहीं जी रहे हैं। एक आपका वज़न, वेट आपका अनियंत्रित है, आपका हाइट के हिसाब से और बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके जीन को डायबिटीज़ के जीन को प्रकट होने का मौका देते हैं। तो ये कहा जाता है कि जेनेटिकली हम लोग प्रीडिस्पोज तो हैं ही, लेकिन इन्वायरमेंट का अगर एक्सपोज लग गया, एक्सपोजर हो गया, तब डायबिटीज़ हो जाता है। और बहुत सारे में फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ का, एक फैमिली से रन भी करती है। कुछ इस तरह के डायबिटीज़ भी हैं जो कि सिंगल जीन के डिफेक्ट से हैं, वो लोग उनमें फैमिलीज में हिस्ट्री मिलता है कि पेरेंट के जनरेशन में ही बच्चों में, उनके भी बच्चों में देखा गया है। तो वो सब अलग किस्म के डायबिटीज़ है। टाइप 1 टाइप 2 के अलावा डायबिटीज़ है जो कि हम लोग को उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि इन सब को आपको ध्यान में देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और डायबिटीज़ के लक्षण तो आप सब समझ ही गए कि डायबिटीज़ कैसे लक्षण से हम लोग अपने को समझेंगे कि हमारा डायबिटीज़ शुरू हो रहा है। और मैंने कहा कि मैनेजमेंट में जो डॉक्टर के हिस्से का जो मैनेजमेंट वो तो है ही, वो अब दवाइयों से आपको, अगर आपके शुगर को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे ग्रुप की दवाइयाँ हैं, बहुत। अब हम लोग, एक ज़माना था जब इंसुलिन के अलावा और कोई उपचार ही नहीं हुआ करता था, और आज हम कृतज्ञ हैं सर फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट का, जिन्होंने 1922 में 1922 में इंसुलिन का आविष्कार किया, और जिसके चलते इतने लोगों की जान अभी बच रही है पूरे विश्व में। और प्री डायबिटिक एरा में, प्री इंसुलिन एरा में, जिस समय इंसुलिन का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि 1922 से पहले डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होना एक डेथ वारंट के जैसा ही था। जैसा किसी कन्विक्ट को डेथ वारंट इशू हो जाता है, उसी तरह डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया तो उसकी कालांतर में 2-4 वर्षों में ही उसकी मृत्यु निश्चित होती थी। लेकिन ये एक रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी था जिसने मानव इतिहास की एक बहुत प्रमुख घटना थी इंसुलिन का आविष्कार, और चार्ल्स बेस्ट और फ्रेडरिक बेंटिंग के ही प्रयासों का नतीजा था, जो कि आज हम लोग उन्हीं के आदर, उन्हीं के सम्मान में, उनके जन्मदिन पर आज ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं। तो इंसुलिन के आने के बाद लोगों के डायबिटीज़ के इलाज में काफ़ी मदद मिली और बहुत सारे मरीजों का जान बचना शुरू हुआ। तो इंसुलिन हम लोग के पास था ही, लेकिन इंसुलिन के बाद और सब दवाइयाँ आती गई,
और अभी हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम 10 से 11 ग्रुप के ग्रुप की दवाइयाँ हम लोग के पास उपलब्ध हैं, जो कि डायबिटीज़ के विभिन्न जो उसके डायबिटीज़ के कारण जिन कारणों से होता है उस कारण को ट्रीट करने में काफ़ी सहायक है। और आज कल विगत 10-12 वर्षों में कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि डायबिटीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ के जो अनेकों जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको भी काफ़ी हद तक कम करने में ये कारगर सिद्ध हो रही है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम लोग उस युग में जी रहे हैं कि अगर आप सजग हैं, सचेत हैं, तो आपकी डायबिटीज़ को लंबे समय तक अच्छा से कंट्रोल किया जा सकता है और एक लंबी और स्वस्थ आयु आप जी सकते हैं। अब बात रही, मैंने कहा कि आधा से अधिक डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है आपके हाथ में है। वो कैसे है? अगर आप, जैसे मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर्स, जो अगर आप सीडेंट्री हैबिट है, आप दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है, आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आपका भोजन नियंत्रित नहीं है, एक तो आप देह हाथ हिलाते नहीं हैं, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं हो रहा है, और आप हाई कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, जो आजकल का जो खासकर अब यंग छोटे बच्चों से ही अब डायबिटीज़ शुरू हो रही है, और ओबेसिटी, उनका मोटापा छोटे बच्चों में भी, क्योंकि जंक फूड का ज़माना आ गया है, वो पिज़्ज़ा बर्गर का ज़माना, जिसमें कि काफ़ी कैलोरी डेंस है और उसमें काफ़ी कैलोरी शरीर के अंदर जाता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को ग्लूकोज लेवल, फैट के लेवल को अनियंत्रित कर देता है और शरीर का मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, और आगे के वर्षों में जाके यही धीरे धीरे फिर डायबिटीज़ के लक्षणों में परिवर्तित हो जाता है। तो आप एक तो एक्सरसाइज आप रेगुलर नहीं करते हैं, आपने अपने वज़न को नियंत्रण न किया है, साथ साथ और अन्य बीमारियां भी जो आपके फॉल्टी लाइफस्टाइल के चलते हैं आना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ जिसको हुआ उन लोगों को ब्लड वेसल्स की, जैसे खून की नलिकाओं की बीमारी शुरू हो ही जाती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड प्रेशर का बहुत समझिए कि साथ साथ डायबिटीज़ के अधिकांश मरीजों में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना लगभग हो ही जाता है। बहुत लोगों में किडनी की समस्या शुरू हो जाती है, बहुत लोगों में हार्ट की समस्या हो जाती है, बल्कि डायबिटीज़ को अभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हृदय और खून की नली का संज्ञा दे दिया गया है। डायबिटीज़ ऐसे तो है मेटाबॉलिक डिजीज़ की श्रेणी में, चूँकि ये हार्मोन को सिक्रीशन से संबंधित था और ग्लूकोज के पाचन से, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन से संबंधित था, इसलिए ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव इतने हैं और रक्त की नलिकाओं को इतना ज़रूरी रूप में ये अफेक्ट करता है कि इसे अभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हृदय और रक्त नलिकाओं की बीमारी की भी संज्ञा दी गई है डायबिटीज़ को। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल में सबसे ज़रूरी है जो आपको करना, आपके हिस्से का जो काम है, अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो आपके हिस्से का जो काम है कि अपनी आप जीवन शैली आप बदलें। अपनी स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको रात में 6 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। इसके लिए है कि आप अर्ली बेड पर चले जाएं और सवेरे प्रातःकाल उठें और अपने लिए कम से कम मिनिमम कहा जाता है कि 30 मिनट का कोई भी व्यायाम जो है करिए। एरोबिक एक्सरसाइज हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस अपने को थकाने वाला एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, और जिसमें कि वॉकिंग बेस्ट है। अगर आप सुबह प्रातः भ्रमण करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक थोड़ा सा ब्रिस्क होना चाहिए। और 30 मिनट का भी वॉक अगर आप सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में कर लेते हैं, एक आध दिन अगर कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में अगर आप 30 मिनट का भी वॉक करते हैं तो आपके वॉक, ये शारीरिक परिश्रम, फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन का काम करता है। आप समझिए कि आपने इंसुलिन का टीका न कराया, लेकिन अगर आपने 2 किलोमीटर तेज़ गति से सुबह में आप चले हैं तो उतना ही इंसुलिन का जो काम होगा वो आपका ये वॉकिंग उतना काम कर रहा है। तो ये वॉकिंग होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, 30 मिनट कम से कम होना चाहिए डेली। और अगर किसी कारणवश छूट गया तो कम से कम 150 मिनट प्रत्येक सप्ताह में, ये इसका आपको कम से कम रखना चाहिए कि इतना ध्यान कि इतना हमको ज़रूर करें। खाने पीने में ज़रूर नियंत्रण रखें, क्या खाना नहीं खाना है। मैं जब भी बात करता हूँ, डायबिटीज़ की चर्चा करता हूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोगों को
हमारे पाठ्यक्रम में हमें सब कुछ बताया जाता है, हम बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। हम न्यूटन के ग्रेविटेशंस के लॉज को जानते हैं, हम सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस शिप के बारे में पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें उस तरह से हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज़ नहीं शामिल किया जाता है जो हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें कि हम अपने को स्वस्थ रख सकें और हम ये इस तरह की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, जो कि जीवन शैली से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उससे हम कैसे बचें, इसकी शिक्षा नहीं है। तो हम लोग को चाहिए कि प्रारंभिक वर्षों से ही लगभग क्लास 3, 4, 5, 6 से ही के लेवल से ही हम लोग को बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा भोजन है, क्या भोजन खा के आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्या आपको नहीं खाना है। हम लोग को अपने आहार में प्रतिदिन ताज़े फल, हरी साग सब्जियां को बहुतायत से शामिल करना चाहिए, इन प्लेंटी खाना चाहिए। 2-3 बार भी अगर हम लोग फल और हरी सब्जी खाते हैं कोई बात नहीं। सब्जियों में ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें, जितनी जस्ट स्वाद के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही डालें। अंकुरित अनाज, होल ग्रेन बोलते हैं, समूचा अनाज जो है, समूचा अनाज डायबिटीज़ वालों के लिए ज़्यादा फायदा। आजकल मैदा का प्रचलन हो गया, सभी कुछ मैदा का बना आने लग गया, लेकिन होल ग्रेन जो खासकर अंकुरित होल ग्रेन जो हैं, चना, मूंग जो और जो भी हैं, वो खाइए तो आपके डायबिटीज़ के इलाज में और आपको स्वस्थ रखने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। व्यायाम के बारे में मैंने बता ही दिया। दूसरी बात है कि आप अगर अल्कोहल सेवन करते हैं तो हिदायत तो हम लोग की जो हम लोग के रिकमेंडेशन सुझाव तो यह है कि अल्कोहल आप बंद कर दें। अगर आप उतने ही लाचार हैं कि एकदम से बंद ना कर सकते, उसकी मात्रा एकदम कम 30 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी सप्ताह में 1-2 दिन का गैप आपको देना ही है। तो ये रहा अल्कोहल के बारे में। निकोटीन और स्मोकिंग ये तो एकदम से नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ अगर आप धूम्रपान करते हैं या निकोटीन का किसी भी फॉर्म में टोबैको च्यू करके या अन्य कोई तरह से आप टोबैको अपने शरीर में कंज्यूम करते हैं, तो आपको कैंसर का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क, ये सब आपको नॉर्मल आदमी की तुलना में 2.5-3-4 गुना आपका ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक होने की संभावना 2.5 से 3 गुना है नॉर्मल जो स्वस्थ आदमी है उनके तुलना में। तो निकोटीन एकदम ही आपके लिए, जिस समय आपको पता चले, अगर आप आदी हैं तो आप उसी समय अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके छोड़ें, और धीरे धीरे करके छोड़ने से कभी नहीं होता है। आपको अपना मन मजबूत करके और अंदर से एक संकल्प लेके आपको उसको छोड़ ही देना चाहिए। डायबिटीज़ के जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की हम लोग जो चर्चा करते हैं, तो 3 हम लोग याद रखने के लिए हम लोगों ने बनाया एक कि ABC 3 कंपोनेंट है, उसको हम लोग को A1C हम लोग को कंट्रोल करना है। A1C जैसा मैंने पहले बताया, ग्लाइकोसिलेटेड HbA1c जो एक टेस्ट है, और उस टेस्ट से आपका पता चलता है कि आपने पिछले के 3 महीनों में अपने डायबिटीज़ को कितना बढ़िया से कंट्रोल किया है। तो A1C का मात्रा जो है वो उसका देखते रहना है बीच बीच में, A1। और बी हो गया, बी स्टैंड्स फॉर BP, ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल बहुत आवश्यक है। अगर ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रित रहता है तो आपको किडनी की समस्या कम हो सकती है, आपके आँखों की समस्या कम हो सकती है, आपको स्ट्रोक की समस्या कम हो सकती है। इसलिए BP का नियंत्रण भी होना चाहिए। और सी स्टैंड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड डिजॉर्डर। लिपिड, आप जब भी डायबिटीज़ का पेशेंट डायग्नोज होता है तो उनको हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें कि ये सारे जिसकी चर्चा मैंने अभी की, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब का उसमें मेजरमेंट होता है। और उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कुछ आवश्यक दवाइयाँ भी हैं। अगर आपके LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, जिनसे संभावना रहती है कि आपके खून की नलिकाओं में वो धीरे धीरे वो डिपॉजिट्स करता चला जाएगा, तो उसको घटाने के लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं। स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और वो काफ़ी कारगर साबित हुई है। स्टैटिन जब से स्टैटिन का इंट्रोड्यूस हुआ ट्रीटमेंट के दौरान, तब से देखा गया है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो इंसिडेंस है, उनकी जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम होने लग गई हैं। तो और एक बहुत ही आवश्यक जो मैं बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अपने पैरों का केयर लेना बहुत ही आवश्यक है। बल्कि पैरों का केयर आपके अपने चेहरे से भी ज़्यादा उसका केयर करना है। आप
और इसके लिए प्रतिदिन आप अपने पैरों को कम से कम, अपने चेहरे को भले आप आईना में देखें या ना देखें, लेकिन अपने पैरों को आप ज़रूर देखिए। पैर के उस भाग को जहां आप स्वयं झुक कर देख सकते हैं, स्वयं देखिए। अगर नहीं दिख सकता है तो एक आईना सामने रख के आपके अपने तलवे और पीछे वाले भाग को, उसको देखिए। और पैरों को यथासंभव हो साफ रखने की कोशिश करें। मौसम के अनुरूप उनको प्रोटेक्शन दीजिए। अगर ठंड का मौसम है तो आपको उसको ढक के रखना है, सॉक्स पहनना है। सॉक्स, जो मोज़े आप पहनते हैं, मोज़े भी आपको बहुत टाइट नायलॉन के मोज़े इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिससे होता क्या है, डायबिटीज़ के मरीजों में जैसा कि मैंने कहा कि स्नायु तंत्र का भी विकार रहता है और खून की नलियों में भी विकार रहता है। तो बहुत सारे मरीजों को पता नहीं चलता, उनका पैर कसना शुरू हो जाता है और फूलना शुरू हो जाता है, जिससे कि उनका नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ जो जाना चाहिए, जो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो नहीं हो पाता है। तो इससे आपका और डायबिटीज़ पैर में संक्रमण होने का, पैर फूलने का, पैर में अल्सर होने का और घटनाएं बढ़ जाती है। तो पैरों को ज़रूर धो के हल्के गुनगुने पानी से धोइए, कम से कम सुबह शाम धोइए, साफ़ कपड़ों से पोंछ लीजिए। अगर आपके पैर बहुत रूखे लग रहे हों, जो कि होता है डायबिटीज़ वाले अधिकतर मरीजों में, चूँकि रक्त का प्रवाह उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, इसलिए पैर रूखे रूखे रहते हैं, आपकी चमड़ी सूखने लगती है। तो कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम ज़रूर लगा दिया कीजिए 1-2 बार। खासकर उंगलियों के बीच वाले जो जगह, वहीं से संक्रमण अधिकांश केसों में वहाँ से शुरू होता है। तो उन जगहों में ज़रूर आप अच्छी तरह से सफाई भी करें और उसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई तेल ही हो लगा के उसको चिकना मॉइस्ट रखें, जिससे कि वहाँ, चूँकि सूखा अगर आपका पैर रहेगा, सूखा रहेगा, तो वहाँ फटने का संभावना और अल्सर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। वही बात नाखून काटने की है। बहुत आदमी का इस तरह का एक आदत, कंपल्सिव आदत हो जाता है कि वो नाखून के किनारों को अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, खासकर डायबिटीज़ को मरीज, सभी लोगों को नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़ के मरीजों को खासकर, क्योंकि आप अंदर से निकालने के क्रम में वहाँ इन्फेक्शन को एंट्री देते हैं। वो आपका इन्फेक्शन वहाँ पर एंटर कर गया और आपके, चूँकि आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, आपका स्नायु तंत्र अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो ये इन्फेक्शन जो है अंदर पनपता रहता है, बाद में वो बहुत बड़ा घाव के रूप में हो जाता है और कभी कभी ना हिल करे तो उंगलियों को काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिए। सफाई सुथरा, उसको मॉइस्ट रखना और दिन में कम से कम 2 बार अपने पैरों का ज़रूर परीक्षण करें कि कहीं हमको हो रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं। नाखून जब भी काटें, ऊपर से काटें, बहुत नज़दीक से, चमड़े के नज़दीक से ना काटें, ऊपर से सिर्फ काटें। और नाखून काटने से पहले उसको अगर हो सके तो 10-15 मिनट हल्का पानी में भिगो कर रखें, जिससे कि आपका नाखून सॉफ्ट हो जाए। ये सब बातें। हाँ, कभी कभी चले बेयर फुट, बहुत लोगों में ऐसा भ्रांति है कि नहीं, डायबिटीज़ के मरीजों को नंगे पैर चलना चाहिए, इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। बहुत तरह का इस तरह का भ्रांति लोगों के बीच में फैला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए अपने पैरों को बचाना बहुत आवश्यक है, तो आप वॉक तो ज़रूर करें, क्योंकि वॉकिंग आपके लिए बहुत आवश्यक अंग है डायबिटीज़ का मैनेजमेंट का। तो वॉक तो आपको करना ही है, लेकिन बेयर फुट वॉक करने की हम लोग कभी आपको सलाह नहीं देंगे, क्योंकि खुदा न खास्ते अगर आपको कोई किसी चीज़ से प्रिक हो गया और इन्फेक्शन अगर एंटर कर गया तो आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो सकता है। इसलिए कभी भी बेयर फुट वॉक ना करें। वॉकिंग के लिए आप शूज़ जो खरीदें, बाज़ार में खरीदने जाए, वैसे डायबिटीज़ के लिए तो स्पेशल, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्पेशल शूज़ भी आता है, जिनको खासकर डायबिटीज़ फुट की प्रॉब्लम है। तो छोटे शहरों में नहीं मिलती, बड़े शहरों में मिलती है, या आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट या जो आपके फिजिशियन है उनसे बात करके आप ऐसे जूतों का ऑर्डर भी दे सकते हैं। चौड़े पंजों वाला जूता उसमें व्यवहार करना चाहिए, बहुत नुकीला नहीं, जिससे कि आपके पैरों को स्पेस मिले उसमें अच्छे से एकोमोडेट करने का, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रुके नहीं और ज़्यादा उन पर अनड्यू दबाव न पड़े। कुछ डायबिटीज़ के मरीजों को वो कॉर्न जो कड़ा आप देखे होंगे तलवे में कभी कभी हो जाता है, और उसको हम लोग आदतन कभी कभी कंपल्सिव आदत जो होता है कि खुद से हम लोग ब्लेड लेकर या किसी चीज़ से लेकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में अनेकों डायबिटीज़ के मरीजों को तलवे में इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन बड़ा डीप सीटेड इन्फेक्शन है, वो अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और समय पर अगर उसका समुचित इलाज सर्जन और फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट की टीम मिलकर न करे तो फिर ये कालांतर में बहुत बड़ा घाव के रूप में बढ़ जाता है, और कभी कभी फिर वही नतीजा
एंड रिजल्ट जो है वो एम्पुटेशन करने की नौबत आ जाती है। तो ये सब कुछ मुख्यतया जो प्रमुख जो बातें हैं जो हम लोग सभी को जानना चाहिए डायबिटीज़ के संबंध में। और डायबिटीज़ की जानकारी सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं चाहिए। आज डायबिटीज़ को जो मरीज हैं उनको तो ठीक है, चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ का ज्ञान उन लोगों के लिए भी उतना ही आवश्यक है जो जिनका अभी डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप उसी अवस्था से, जब आपको डायबिटीज़ नहीं है, उसी अवस्था से अगर आप स्वस्थ जीवन शैली आप अपनाना शुरू कर देते हैं, अपने आहार में नियंत्रण रखते हैं, अपने डेली का दैनंदिन जो है अपना अच्छा स्वस्थ जीवन शैली जैसे कि नींद अच्छी लेते हैं, खान पान में नियंत्रण रखते हैं, अपने वजन को न बढ़ने दे रहे हैं, अल्कोहल से तौबा करते हैं, स्मोकिंग से तौबा करते हैं, और अपने को एक स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत काफ़ी होता है। स्ट्रेस से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा शुगर का कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अपने को डी स्ट्रेस करना, यानी कि तनाव मुक्ति का जो भी आप साधन अपना सकते हो कीजिए। जो जिस चीज़ में जो आपका शौक़ हो, म्यूज़िक सुनने का, दोस्तों के साथ बात करनी है या कहीं घूमने के लिए जाना है, तो उस तरह के कोई भी हेल्दी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपका मन लगा रहे, उसमें आप अपने को इंडल्ज कीजिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस तनाव का लेवल घटा रहे। तो ये सब चीज़ें जिनको डायबिटीज़ न है उनके लिए भी आवश्यक हैं, क्योंकि डायबिटीज़ हठात एक दिन में प्रकट नहीं होता है। आप जानिए, डायबिटीज़ जिस समय एक टाइप 2 डायबिटीज़ का केस हम लोग डायग्नोज करते हैं, उस समय उसके शरीर का 50% बीटा सेल पैंक्रियाज का ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका रहता है। यानी बीटा सेल पैंक्रियाज जो ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, उसमें एक बीटा सेल होता है, बीटा सेल का झुंड होता है, वहीं से इंसुलिन बनता है। और बीटा सेल की संख्या जन्म से ही फिक्स होती है, लेकिन टाइप 2 के मरीजों में वो बीटा सेल धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और उसके नष्ट होने से ही धीरे धीरे कालांतर में डायबिटीज़ प्रकट होता है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप समझें कि जिस समय पेशेंट जिस दिन डायग्नोज हुआ, तो उस दिन से उसकी डायबिटीज़ नहीं शुरू हुई, उसके ऑलरेडी उनके शरीर का 50% यानी कि आधा बीटा सेल ऑलरेडी ख़त्म है। अब बाकी का बीटा सेल पर ही उनको सारी ज़िंदगी काम करना है, अपने को नियंत्रित रख के। तो समझिए कि अगर आपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो डायबिटीज़ से बचने का जो उपाय है, अगर आपने 10-15 साल पहले से ही शुरू कर दिया, अपने प्रारंभिक वर्षों से ही, बचपन से ही अगर आपने ये सब शुरू कर दिया, तो आप अपने बीटा सेल को एग्जॉस्ट होने से बचा सकते हैं। भले ही आपके जीन में वो बात हो कि इनको डायबिटीज़ होना है, लेकिन अगर आपने स्वस्थ जीवन शैली शुरू के ही वर्षों से अपना ली, तो आप अपने बीटा सेल को बहुत लंबे समय तक बचा सकते हैं। आपके शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन होता रहेगा, और आपको ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको डायबिटीज़ होगा, ना डायबिटीज़ के इतने सारे जटिलताएं होंगी। तो डायबिटीज़ के बारे में कोई भी चर्चा कीजिए तो ये एंडलेस है। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ अब एक बीमारी नहीं है, अब तो एक अलग शास्त्र हो गया है। डायबिटोलॉजी का अलग कोर्स ही होता है, जो कि पोस्ट डॉक्टरल कोर्स है। अब तो MD करने के बाद भी 3 साल में डायबिटीज़ की पढ़ाई, सिर्फ एक डायबिटीज़ जैसा बीमारी है, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो किसी एक सेशन में तो डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की, आप लोगों के ज़रूर उपयोग की रही होगी। आप ज़रूर इस पर खुद अमल करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारे जो भाई बहन हैं वो स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश की वो अपना रचना कर सके, और अपने देश के प्रगति, अपने परिवार की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे पाएँ। धन्यवाद।